सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी एक गैर सियासी कहानी से, और इस कहानी का हमारे मुल्क, हमारे माशरे, समाज और रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि यहाँ तो जमहूरियत और आप सबको पता है, यहाँ तो हर काम आइन और कानून के तहत होता है, ये भी सबको पता है। हमारे तो सारे के सारे सियासतदान सादिक और अमीन है, ये भी सबको पता है। तो इसलिए ये कहानी बिल्कुल गैर सियासी है। चले कहानी सुनिएगा ज़रा। एक गाँव वालों के पास एक ही गाय थी और उसके दूध पर पूरे गांव का गुजारा चल रहा था। और यूँ गांव वाले कह रहे हैं कि उस गाय को बड़ा मुकद्दस समझा करते थे। एक दिन गाय ने टैंकी में अपना सर फंसा लिया। अब यहाँ मसला ये पैदा हो गया कि गांव में जो टैंकी थी वो भी एक ही थी, और लोग परेशान हो गए कि इस मुकद्दस गाय को बचाते हैं तो फिर टैंकी तोड़नी पड़ जाती है, अगर उसको बचाते हैं तो फिर गाय का जो सर है वो काटना पड़ेगा। साथ वाले गाँव में एक शख्स की अक्लमंदी के बड़े चर्चे थे, बहुत ही अक्लमंद था वो। तो फैसला ये हुआ कि उस अक्लमंद शख्स को बुलाया जाए। अब उसे लाने के लिए खुसूसी घोड़ा भेजा गया। वो शख्स घोड़े पर सवार होकर आया और उसने गांव वालों को मशवरा दिया कि गाय का सर काट दिया जाए। लिहाजा सर काट दिया गया, लेकिन सर जो था ना वो टैंकी के अंदर गिर गया। अब जो थी टैंकी, उससे सर कैसे निकाला जाए? फिर उसी अक्लमंद शख्स ने मशवरा दिया कि टैंकी तोड़ दी जाए। अब गाय तो पहले ज़बा हो चुकी थी, इसको बचाना था, और अब टैंकी जो थी जिसको बचाना था वो भी टूट चुकी थी। और वो अक्लमंद साहब थोड़े से फासले पे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों ने हौसला दिया, कहा कि चले परेशान ना हो, कोई बात नहीं, खैर है। अब गांव के एक बंदे ने हिम्मत करके पूछा कि वैसे आप रो क्यों रहे हैं? तो अक्लमंद साहब ने जवाब ये दिया कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं ना होता तो तुम लोगों को ऐसे मशवरे कौन देता। अब ये कहानी उस वक्त याद आती है जब महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करने वालों को हुकूमत मिल जाती है, फिर इसके बाद महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाते हैं, मुल्क की सनतें बंद कर दी जाती हैं, दरामदात पे पाबंदी लगा दी जाती है, अवाम का जीना महाल कर दिया जाता है, और फिर दूर दराज से एक ऐसे अक्लमंद शख्स को बुलाया जाता है, घोड़े पे सवार होकर वो आता है, जो कहता है कि मैं डॉलर को 200 पर ले आऊँगा और IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। मईशत को तो मुझसे ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं सकता, और फिर होता कुछ यूँ है कि पूरे मुल्क की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, और उस अक्लमंद को लाने वाला ये समझता है कि अब वो खुद ही आखिरी उम्मीद है, और अगर वो इस मुल्क की इस तरह खिदमत नहीं करेंगे तो ये मुल्क जो है वो तरक्की कैसे करेगा। यूँ तो ये एक गैर सियासी कहानी है, मगर सोचने की बात ये कि क्या हमारा जो मुल्क है इतने ज़्यादा जो अक्लमंद हैं उनका मुतहम्मिल हो सकता है। अब आते हैं कुछ मुल्की हालात की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको पता है कि जी लंदन पहुंच गए हैं, और ज़राए ये बताते हैं कि दौरे के दौरान किसी अक्लमंद से हिदायत और मुशावरत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के बीच होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो भी आपको पता है कि चंद अक्लमंदों के बयानात की नज़र हो चुके हैं, और हुकूमत में बैठे कुछ अक्लमंदों की जानिब से अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाकर खुद को कानून से बालातर साबित करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम अक्लमंदों और इनकी अक्लमंदी पर आज बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवा दे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नवीद हयात साहब मलिक साहब माहिर कानून हैं, गहरी नज़र रखते हैं कानून पर, आपके बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और उसामा गाजी बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आप सबकी इजाज़त से कंवल आपसे शुरू करना चाहूँगी। कंवल, सियासी माशी अदम इस्तेकाम है, आइनी बहरान है, मुज़ाकरात नाकाम है, मुहाज़रा ही अपनी जगह पर है, लेकिन हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस लेवल, उनको लगता है कि शायद आखिरी उम्मीद हुकूमत ही है। ये कॉन्फिडेंस लेवल आता कहाँ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। इतनी आपने मज़ेदार कहानी सुनाई है, मैं उसी की लैंग्वेज में जवाब दे देती हूँ। जो अक्लमंद उन्हें बुला के लाए हैं, और जो अक्लमंद अपने आप को इतना अक्लमंद समझ रहे हैं कि जिनको लगता है कि उनके बगैर ना मुल्क चल सकता है, ना मईशत चल सकती है, ना सियासत चल सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है, और इलेक्शन के बगैर वो मुसल्लत भी रह सकते हैं, और फिर उसके बाद लोगों के सामने यानी झूठ बोलने की भी उनके अंदर फुल इस्तात है, और सैरें भी कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, एक लंदन यात्रा, एक इंडिया यात्रा पे गए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी किसी अक्लमंद से मशवरा लेने गए हैं। अल्लाह खैर रखे वहाँ के अक्लमंदों से। एक हमारे पे जो है वो यहाँ पे 200 साल की उनकी हिस्ट्री है, हम उनकी कॉलोनी रहे हैं, और दूसरों के हम साथ रहे हैं। वैसे तो कहने को हमसाए हैं, लेकिन सबसे बड़े जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, या उससे पहले भी, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के ख़िलाफ़ शोर मचाया जाता था। अब जो है वो टेबल्स टर्न हो गई हैं, और अब सारा जो मोदी का जो यार है गद्दार का पहली दफ़ा नारा बिलावल साहब ने लगाया था। आज वो पता नहीं कौन से सर्टिफिकेट लेने गए हैं। सो जब इस तरह के हालात और इस तरह के मामला, तो और सबसे अगर कोई निगलेक्टेड या इग्नोर्ड एक एलिमेंट है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस।
पहले भी इन्होंने जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया तो 172 की गिनती तो ज़रूर की जा रही थी, 22 करोड़ का ज़हन में बिल्कुल ख्याल नहीं था। और अब जो क्योंकि 24 करोड़ तक तो आ चुका हुआ है हिसाब किताब, तो उसी को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, उसी का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आटे की लाइन में 30 से 35 लोग मर जाते हैं, और यही मोहतरम जो अभी बड़े वाली चेरी ब्लॉसम की जो पॉलिश का डब्बा है वो लेके गए हैं यूनाइटेड किंगडम। जाहिर है वहाँ से बहुत ज़रूरी है फैज़ लेना उनका। तो वो फरमाया करते थे कि मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा पूरा करूंगा। फिर हुआ ये, उसी तरह की एक कहानी है कि उनके कपड़े तो ना बिके, अवाम के कपड़े भी उतर गए हैं, जूती भी उतर गई है, पेट में से रोटी भी चली गई है। और हाँ, याद करा दूं क्योंकि मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हूँ 3.5 साल, और वहाँ पे जो अब मोहतरम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं वो उन्होंने आके कहा था कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, चाय इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, रोटी एक खानी चाहिए सारी आवाम को सारा दिन, पेट पे यानी पत्थर बांध लें। लेकिन उनसे पूछना है कि ये जो आपके वज़ीरे खारजा साहब हैं, ये जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ की बजाय आनिया उनकी और जानिया कभी इधर लटक के इधर आते हैं, उधर लटक के उधर जाते हैं, तो ये 1.5 अरब से ऊपर का इनका खर्चा जो हमें पता लग गया है। उसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस अयाशियाँ करते फिरते हैं, जिनको आपने लोटाइज़म के चक्कर में रिवॉर्ड्स दिए हैं, उन समेत इनके बारे में भी मैं कहूँगी नूर आलम खान साहब, PAC की मीटिंग आप बुला रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ज़रा ये ऑडिट भी करें ना, इसका भी हमें हिसाब चाहिए कि जिस मुल्क को अवाम में वाकई आपने लोगों के लिए जहर खाना मुश्किल कर दिए, उस गरीब आवाम के ये इतने अमीर गुलछर्रे उड़ाने वाले हुक्मरान जो मुसल्लत किए गए थे, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है कि हर दूसरे दिन ये जो क्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक भगोड़ा जिसकी 50 रुपए स्टैम्प पेपर यही लिख कर दे के गए, इस अदालत ने ही जिन्होंने आज इमरान खान साहब को बुलाया है, उनकी जान की ज़मानत मांगी थी, उसके बारे में क्या ख्याल है, वो कब तशरीफ़ ला रहे हैं, और ये किस तरह एक मुल्क का वज़ीर आज़म एक चोर से और एक भगोड़े से जाके अक्लमंदाना जितने मशवरे हैं वो लेते हैं। और याद करा दूं, डॉक्टर अदनान साहब ने फरमाया था और इनकी पूरी पार्टी ने, क्योंकि मुझे ये बातें याद रहती हैं कि मोहतरम भगोड़े साहब की 90% दिमाग की शरियाने बंद हैं, ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है। तो जिनकी 90% शरियाने उस वक्त बंद थी वो अब क्या खुल गई हैं? उनसे जाके ये मशवरे लेंगे तो फिर पाकिस्तान की दुकानें भी बंद, कारोबार भी बंद, एक्सपोर्ट्स भी बंद, यही कुछ ही होना है। ठीक है मलिक साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान जो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, अभी ये जो खबर आई है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए थे, अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिए, इसमें मैं आपको कॉमेंट चाहूँगी। देखें, ये काफ़ी दिनों से इख्तलाफात की खबरें आ रही थी, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं उनको रेगुलेट करने का इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल है, और उन्होंने प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को भी मेरा ख्याल है शोकॉज नोटिस दिया है। आज मैं उस शोकॉज नोटिस का तो नहीं दे सका, लेकिन जो है जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, जो बुनियादी इख्तलाफात हैं वो हैं क्या? देखिए, तकसीम आपको हर जगह नज़र आ रही है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो इस वक्त तकसीम है, जो सियासी तकसीम है, वो हर इदारे में आपको नज़र आ रही है। वो आपको सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रही है, वो आपको सियासी पार्टियों में नज़र आ रही है, वो आपको वकला में नज़र आ रही है, और वो आपको सहाफ़ियों में नज़र आ रही है। और ये तकसीम जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। कई ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे हमको एक होना चाहिए, चाहे हम वकला हैं, चाहे हम सहाफ़ी हैं, एक पेज पर होना चाहिए। इख्तलाफात को बुला के जब मुल्की सालमियत की बात आएगी या कौमी मफाद की बात आएगी, जहाँ पे वहाँ पे हम सबको एक हो जाना चाहिए। इस वक्त मामलात को हम जिस नहज पे ले गए हैं वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में हम दाखिल हो चुके हैं। एक मौका मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप मुज़ाकरात करें, और सियासतदानों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने मसाइल को वो हल कर लें। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि शायद वो अभी तक हल हो सकें। हमारी दुआ होगी कि अल्लाह ताला करे कि खैर खैरियत से ये मामलात हल हो जाएं, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि सारे बैठ के रोएंगे, सारे सियासतदान बैठ के रोएंगे और पछताएंगे कि हमने ये ऐसे क्यों किया। ठीक है, और सारे लोग जो है वो अपनी इस गलती पे फिर माफ़ी मांगे। उसामा गाजी, आपकी तरफ आना चाहेंगे। हमने कबल साहिबा को भी सुना और मलिक साहब को भी सुना, तो उसामा गाजी आप क्या समझ रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा साथ बैठकर बहुत से मामलात में एक पेज पे आने की ज़रूरत होती है कौमी मुफाद के लिए, लेकिन मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था मेरे ख्याल से कि मुज़ाकरात तो नाकाम होंगे ही होंगे, तो आपको क्या लगता है कि अपनी अपनी अना है, ज़िद है, या फिर नीयत ही नहीं थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए?
हुकूमत की तो नीयत नहीं थी, लेकिन तहरीक इंसाफ जो देख रही है उसके लिए मुश्किलात हैं, किसी भी तरह से हुकूमत इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए कोशिश थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह की डायरेक्शन तो थी कि जी मुज़ाकरात से मामला हल हो जाए। तो फिर ये ना हो कि जी इमरान खान बैठता नहीं है, बात नहीं करता, तो शायद इस वजह से फिर बैठ कर बात की गई। अभी भी इसके इम्कानात हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह के अहकामात आते हैं कि जी ये इलेक्शन चूँकि 14 मई को तो हमें होते नजर नहीं आ रहे, तो इसमें जिसने भी रखना डाला, जिसने भी रुकावट डाली, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका कोई फैसला आ गया तो फिर हो सकता है कि दोबारा हुकूमत बैठने को तैयार हो जाए। और अभी भी उन्होंने एक ऑप्शन तो रखी हुई है ओपन, अगरचे नवाज शरीफ साहब मेन प्लेयर हैं, जरदारी साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, इन्होंने पीछे असल में डिसाइड करना होता है। बाकी तो मुज़ाकरात के लिए आगे एक बस ऐसी एक कहानी चल रही होती है। तो नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं हम तो मानते ही नहीं इस फैसले को, वो 3-2 का तो है ही नहीं, ये 4-3 का है, वो तो आज तक वही रट लगाए हुए हैं। यही बात मौलाना साहब की है, तो किस तरह मानेंगे? तो इसमें जरदारी साहब मेन प्लेयर है। हाँ जी, तो जरदारी साहब को लगता है कि जी अगर मामला जो है इलेक्शन एक ही वक्त का है, जो कि अभी तक तो तहरीक इंसाफ मान गई है, लेकिन तारीख पर और असम्बलियाँ तहरीर करने पर जो है मामला लटके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म आ गया कि जी ये तौहीन अदालत इस शख्स पर लगेगी, तो उसके बाद शायद हुकूमत कहेगी जी एक चांस और दे दे, तो फिर शायद ये अक्टूबर से पहले कहीं सितंबर या अगस्त में बात चल सके। अदरवाइज़ तो मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता, किसी भी सूरत में मुज़ाकरात की कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं है। जी कंवल, तो आपको क्या समझ आती है? मतलब आप लोग चाह रहे हैं मुज़ाकरात, बहुत से लोग कह रहे हैं आप लोग नहीं चाह रहे हैं। देखिए, तमाम हुज्जत की पूरी सीरियस एफर्ट्स के साथ की, और हमारी जो टीम आई थी, अली ज़फ़र साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, वो एक अपने चेयरमैन से अपनी पार्टी का मैंडेट लेकर आए थे। वो कोई यहाँ पे खेलने नहीं आए थे, कोई मजाक करने नहीं आए थे। होता ये रहा है और आप लोगों ने पूरा कवर किया है। बल्कि मुझे याद है पहले दिन जब मुज़ाकरा मेरे प्रोग्राम में थे और आपने कहा था उनको पूरी इजाजत दी गई है, क्या आप फैसला भी कर सकते हैं। और शाह साहब आपके प्रोग्राम में आए उससे अगले दिन और उन्होंने रिफ्रेन किया कि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि उसी दिन थे वो शो में। जी, आपके पास उस वक्त कमेंट किया था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जितनी हजरा सराई की गई, जितना असेंबली में उनके खिलाफ स्पीचेस की गई, जितना मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो प्रेशर आए और वो किसी तरह से एक डिवाइड सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट की, जजेस के अगेंस्ट जो है वो पूरी मुहिम चलाई गई। क्यों? ताकि किसी तरह से एक सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रेशर आ जाए, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाए और वो इलेक्शन वाला जो सब्जेक्ट है वो सारा साइड पर हो जाए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कड़की लग गई है और अब इसके बीच में से निकलना मुश्किल है हुकूमत ने, और जो उसामा ने बात की मैं उसको सेकंड कर रही हूँ, और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अंदर जाके तो ये बकरी हो जाते हैं, वहाँ जाके फिर ये कोनियों तक बाजू जोड़ के कहते हैं कि माई बाप ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस वक्त बात हो रही थी डायलॉग की, तो ये वहाँ पे तो कह कर आते रहे कि जी जी हम डायलॉग कर रहे हैं, बट कोई सीरियस किस्म की कंसल्टेशंस नहीं थी। जो डायलॉग के लिए जिनको असाइन की गई थी या जिनको मैंडेट दिया गया था या जिनकी नॉमिनेशन की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चेयरमैन साहब ने, उनसे हट के दूसरे लोगों को कॉन्टेक्ट किया जा रहा था। एक नॉन सीरियस इनका एटीट्यूड था। इसलिए आपने देखा है कि पीटीआई ने पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डायलॉग की टेबल पे आके बैठे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर्स भी हो जाए ना तो फिर बाद में भी आपको डायलॉग पे कर। और ये नहीं है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने आए हैं। हमने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था। वन पॉइंट एजेंडा ये था कि आइन और कानून से बाहर नहीं हम निकलेंगे, आइन की वायलेशन नहीं होगी। जो अभी नवीद साहब बता रहे थे 14 मई को ये इलेक्शंस नहीं कराते, तो आप मुझे बताएं आइन का क्या स्टेटस रह जाता है। अच्छा, ये इसका जवाब आपसे लास्ट एक सिर्फ मैं इतना कह दूं, यहाँ कानून इस हवाले से एक टीजर भी मैं छोड़ दूं। जी जी, ये शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही कठपुतली हैं। पहले इन्होंने बाईपास किया अपने भाई को, उनकी अब हिम्मत की मैं दाद देती हूँ माशाल्लाह। अपने भाई की हुकूमत है, वहाँ से बैठ के यहाँ से सारे ललकारते हो जी पाकिस्तान तो नवाज शरीफ चला रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की हिम्मत नहीं है कि वो इस मुल्क में तशरीफ ले आए। सारे अपने बंदे लगाए हुए हैं। इधर मैं इतना बता दूं कि जरदारी साहब जो है ना वो इनको ले दे जाएंगे। उनका पुराना जरदारी खानदानों की एक हिस्ट्री रही है बलोचों की। अच्छा, कि ये नस्ल दर नस्ल जो है ना ये अपने बदले लेते हैं, ये अब ले रहे हैं इनसे बदला। ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब हो जाएंगे नाअहल और फिर अल्टीमेटली हमारी किस्मत में वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ वाला आनिया जिसकी और जानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी जा जा के हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को और वज़ीर आज़म बना दो। तो नून लीग के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि बिस्मिल्लाह करो जी, फिर तुसी साडा इब्रार दा नवा गाना है ना होर चुप्पो गन्ने, वो आप सबसे ज़्यादा गाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो अभी आप कर रहे हैं ना ये इंशाल्लाह ताला आपकी सियासत बकाया की जो है ना वो जरदारी साहब दफन करेंगे। अच्छा नहीं, मलिक साहब आपकी तरफ में आना चाहती हूँ। अभी जो
14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म है, वो तो बरकरार रहता हाल, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं कि फंड्स मिल भी जाए तब भी इतने वो बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि वो करवा ही नहीं सकते, इंतखाबात हो ही नहीं सकते। तो इस पर जो हुक्म अदूली है, इस पर आपको क्या लगता है कि किसी को सज़ा हो सकती है? देखें, जैसे हमने कहा कि 14 मई को अगर इंतखाबात ना हुए तो आइन का क्या होगा। देखिए, आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर अगर असम्बली डिज़ोल्व हो तो इंतखाबात होने चाहिए। 90 डेज़ तो वैसे ही लैप्स कर चुके हैं। 90 डेज़ तो 14 मई की बात कर लेते हैं, 90 डेज़ तो वैसे ही लैप्स कर चुके हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 14 मई तक आपने इंतखाबात कराने हैं, और वो भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे होते, और वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इन्होंने टोटली रिफ्यूज़ किया हुआ है तमाम इदारों ने, चाहे इलेक्शन कमीशन है। और अभी इलेक्शन कमीशन ने एक पटिशन भी जो है वो फाइल की है कि इलेक्शन की डेट देना या इलेक्शन शेड्यूल देना आपका काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 के तहत ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ठीक। बाकी आपकी गैर सियासी कहानी की तरह मैं भी नॉर्मली गैर सियासी राय देता हूँ, तो जो सामने जो चीज़ आ रही है गैर सियासी तौर पे वो ये है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब और सदर साहब चले जाएँ तो इलेक्शन हो, जबकि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि इनकी मौजूदगी में इलेक्शन हो जाए। बेसिक झगड़ा ये है डेट का। देखिए, उन्होंने इकट्ठा इंतखाबात कराने पे इत्तफाक कर लिया, ठीक है, सारी चीज़ों पे इत्तफाक कर लिया, जहाँ पे इनका इख्तलाफ हुआ वो डेट पे इख्तलाफ हुआ, ठीक है जी। और वो डेट वो देते हैं जो PDM की जमातें हैं या हुकूमती जमातें हैं, वो डेट वो देती हैं जो बात की है, और ये वो डेट वो देते हैं जो पहले की है। दिस इज द डिस्प्यूट। लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतना कह दूं, ब्रेक का जरा जल्दी लास्ट में आपको बता दूं कि 22 अप्रैल के बाद से जो पंजाब में इस वक्त मुसल्लत सरकार है जो बिठाई गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो खत्म हो चुकी हुई है, इलीगल हो चुकी है। और जहाँ डेट्स की बात है, जिनका एक काम था इलेक्शन डायलॉग के लैप्स करने की रीजन ये कि जो हमारी डिमांड थी कि अगर आप सीरियस हैं एक दफा में इलेक्शन कराने में तो अपनी दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ें और नेशनल असेंबली तोड़ने की डेट दें, उसके बाद हम वापस जाएं और एक अमेंडमेंट करें जो वन टाइम अमेंडमेंट हो, जिसके तहत ये जिस 14th की लैप्स करने का है उसका कोई आप लाहे अमल निकाले ताकि आपका आइन भी वायलेट ना हो और सुप्रीम कोर्ट की जो एक वो जो हैसियत है वो कायम रहे। जो भाई ने बात की है 14 अप्रैल 90 डेज के बीच में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन, हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ये डेट आई है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो ना सिर्फ आइन, आपका सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। ठीक है जी, मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। उसामा, अब ये मुज़ाकरात तो नाकाम ही समझे जाएं तो फिर आगे अब आप क्या देख रहे हैं? इंतखाबात कब होंगे? ये जो अक्टूबर की बात की जाती है, आगे की बात की जाती है, उसकी भी क्या गारंटी है कि तब भी हो जाएंगे? गारंटी तो देखिए, जब आइन एक दफ़ा आप तोड़ दें तो फिर तो कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो एक आइन था, इससे बढ़कर पाकिस्तान में या किसी भी रियासत में, किसी मुल्क में और कोई गारंटी नहीं हो सकती कि रियासत का और उसके शहरियों का क्या ताल्लुक है, क्या उनके दरमियान मुआहिदा है। तो ये आइन मेरे और रियासत के दरमियान, एक आम पाकिस्तानी और रियासत के दरमियान एक मुआहिदा है कि वो वफादार रहेगा रियासत का और बदले में रियासत को उसको हक देगी कि वो ये फैसला करेगा कि कौन हुकूमत में आकर फैसला साजी करेगा, किसके हाथ में वो बागदौड़ देना चाहते हैं हुकूमत की। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने वो हक छीन लिया है। आइन प्रैक्टिकली इस वक्त मुअत्तल है, 90 दिन की शिक वो टूट चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। देखिए, 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो नहीं हो सका, तो क्या अब ये ड्रामा इसी तरह से चलता रहेगा? ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है, बिल्कुल उस तरह से कि जिस तरह माजी में मुझे याद आता है कि मरीम साहबा ने एक ट्वीट किया था, जी अब सारे लोग हमारे आ गए हैं। जिस तरह मुझे याद है साकिब निसार साहब उस वक्त आर्मी चीफ भी लगाया गया था और उसी दौर में, यानी आगे पीछे दिन थे, और DGI भी। तो मरीम साहब ने ट्वीट किया, जी हवाएं बदल गई, अब सारे अपने लोग आ गए, और बाद में पता लगा वैसा नहीं हो सका, इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। आज भी ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजेस के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, या जिस तरह की कानून साजी सदर के हवाले से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, ये सब इनके गले पड़ेगा। और सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, मैं एतजाज हसन साहब को कोट करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास जिस तरह आईनी इख्तियार था कि वो इदारों को पाबंद कर सकता था, वो वहां से भागा, जो भी मिली भगत, तो ये सब अब सुप्रीम कोर्ट एक खड़ी है, चीफ जस्टिस खड़े हैं, तो उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, ऑडियो वीडियो सब। अगर वो फैसला दे दें कि ये इस इदारे का काम है, जो वो कह चुके हैं कि 14 मई को नहीं करवाए,
हो गया वो काम, 14 मई तक हमें इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। अब सजा का वक्त है, जब सजा सुना दी जाएगी तो उसके बाद हुकूमत ये समझे जी हम नहीं अमल दरामद करेंगे, शहबाज शरीफ को कोई हम नाअहली नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। क्या आपका ख्याल है कि वजारत खजाना में बैठे लोग जिनकी 20 साल सर्विस है, 30 साल, वो जो उनकी बाकी रह गई है वो भी उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे? वो भी कहेंगे कल को आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 हम पर लगेगा, गद्दारी का, बगावत का, कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल नहीं किया जिसकी आइन पाबंदी करता है। और उसके बाद आप देखिए कि ये सारी उम्र तो नहीं बैठेंगे, तो कुछ अर्से के बाद ये हो सकता है कि कोई और हुकूमत आए और वो इस चीज को टेकअप करे। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं हो गया था, लेकिन बाद में कई साल बाद वो केस चला, तो लिहाजा एक दफा सुप्रीम कोर्ट वो जो कहते हैं ना टू पुट फुट डाउन, कि वो एक दफा फैसला कर दे कि ये सजा है, इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है आइन की और इनको ये सजा दी जाए। भले आज अमल ना हो लेकिन कल को होगा, और फिर ये देखिएगा कि होता क्या है। ठीक है। अच्छा कबल, बारहा हम देखते हैं कि आप लोगों की जानिब से भी कहा जाता है और खान साहब की जाता है कि जी उन पर अब दोबारा अटैक हो सकता है, और खुदा ना खास्ता ये वाला अटैक बहुत सोच समझ के किया जाएगा। ज़ाहिर बात है इसने अटैक करना होता है, वो तो ये सोचता ना कि अटैक में उसको कामयाबी मिल जाए उस हमले में, खैर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए उनकी। लेकिन बारहा जो वो खुद भी इस बात का इजहार करते हैं, जो उनका फॉलोअर नहीं भी है, जो PTI का वोटर नहीं भी है, वो भी परेशान हो जाते हैं इस बात को सुन के, क्योंकि इंतशार फैलेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तो सिर्फ ये बताया जाएगा, ये इससे बचा जाएगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, या फिर खुदा ना खास्ता उस दिन का इंतजार किया जाएगा जब ऐसा अटैक होगा? ये बड़ी सीरियस बात है। देखिए फ़िज़ा, ये वाकई बहुत सीरियस बात है, और आज भी जिस तरीके से उन्हें बुलाया गया है, तो ये हमारे तो बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस थे, रिजर्वेशंस थी, अदालत की तरफ भी हम देख रहे थे। देखिए इसमें प्रोटेक्टिव बेल्स क्यों ली जा रही हैं? एक तो एब्सर्ड किस्म के जाली आपने 150 उन पे मुकदमात बनाए हैं। आप मुकदमात की अगर डिटेल्स देखें आप हैरान हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का अब क्या है जी, वो इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की, नाअहली के अगेंस्ट चंद सेनेटर्स ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया पीसफुल बाहर, जिसमें इमरान खान साहब नहीं है, तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब को उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर करके तो केस किया हुआ है। इस तरह के मतलब आपने मुल्क में एक मजाक की सूरत में आप मुकदमात करें। अली अमीन के अभी आप मुकदमात देख लीजिए, इमरान खान साहब पे बैक वक्त 15-15 FIR कटती हैं, और वो मुरासिद की गिरफ्तारी के बारे में वो हंस रहा होता है बैठ के, वो जुराना कातिल है ना, वो फपकियां कस रहा होता है अपनी फेवरेट चैनल पे जाके कि वो हमने जी ये कर दिया, अब हम वो करेंगे, अब हम फितने का सर कुछ लेंगे, अब हम इसे मार देंगे। ओपन थ्रेट्स वो शख्स दे रहा है। मरियम की ट्वीट्स उठा के देख लें, उसकी जो सारी कनीज़ें हैं उनकी ट्वीट्स आप देख लें, वो एक ही ट्विटर पे चल रही होती हैं। जितने इनके माशाल्लाह वो सहाफ़ती ग्रुप जिनको ये टोकरे भेजती हैं, वो भी वही ट्वीट्स कर रही होती हैं जो उनके तर्जमान हैं। तो ऐसे हालात में अदालत किस तरीके से ऑन स्टेक करके उनको बुलाती हैं, और या तो उस टाइम पे ये इनसे भी मैं कहूँगी नवीद साहब से कि इस पे ज़रूर कमेंट करें कि बैक वक्त आप एक शख्स जो 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रर है, आबिद बॉक्सर जैसे जिसके बगल बच्चे रहेंगे, उसको आप प्रोटेक्टिव बेल्स या इस्तिस्ना दे देते हैं, उसकी औलाद को इस्तिस्ना दे देते हैं, और जिस शख्स का अक्लमंद को वापस बुलाया गया था वो इस मुल्क का भगोड़ा था। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको भगोड़ा डिक्लेयर किया था, उनके तमाम असासों को कहा था कि कॉन्फिस्केट कर दिया जाए। वो जनाब वो एयरफोर्स के बेहतरीन से जहाज़ में बैठ के वापस तशरीफ लाते हैं, VIP ट्रीटमेंट होती है। मतलब यार एक तरफ आप एक साइड पे इतनी डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है कि एक बंदे की टांग पे गोलियां लगी, वो प्लस्तर चढ़ा के भी आते रहे, उसके बाद अब उनको अगर स्वेलिंग है या उनकी प्रॉब्लम है और वो बता रहे हैं तो नहीं फिर भी आके आप पेश हों, ज़रूर पेश हों। और अदालतों का देखे उन्होंने एहतराम कायम किया है, मलहूज़े खातिर रखे, और हमें भी यही सिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माशाल्लाह ऐसा प्रोटोकॉल है। एक चीज़ और कहूँगी कि मरियम बीबी जब इसी अदालत के बाहर आती हैं, पूरा वो हंगामा फसाद, पूरी वो तबर्रा पड़ती है कोर्ट पे भी, जजेस पे भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, वहाँ ना कोई तौहीन होती है, वहाँ पे ना कोई पूछा जाता है, ना कोई हिसाब होता है, ना किताब होता है, और मर्जी का फैसला आ जाता है उधर PDM वालों का तो तालियां, और अगर मर्जी का फैसला ना आए तो अदलिया को बेहतरीन गालियां, और उस पे भी अदलिया जो है वो आंखें बंद करके यही सवाल। हाँ अच्छा नवीद साहब, ये जो रविश है, ये शेवा, ये रविश कह लें कि कब तक चलती रहेगी? कि अगर तो इनकी मर्जी के मंशा के फैसले आ जाएं, अदलिया जिंदाबाद, जजेस जिंदाबाद, लेकिन अगर इनके खिलाफ आ जाए, मेरिट पे इनके खिलाफ आ जाएं, तो अदलिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं, किरदार कुशियाँ, तो जजेस की फैमिलीज तक पहुँच जाते हैं। ये जो शेवा ये कब तक चलता रहेगा? और जो ये सारा कुछ हो रहा है, आपसे भी ये सवाल पूछूंगी केवल पहले आपसे कि ये बेसिकली पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है या अदलिया के और जजेस की बेतौकीरी हो रही है? देखिए ये रविश बड़ी ख़तरनाक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अदलिया जो है, जो अदालतें हैं मुल्क का जो है वो तीसरा अहम सतून है।
ऑफ कोर्स जब हम अदलिया की बेतौकीरी करेंगे, जब हम अदलिया के जजेस की किरदार कुशी करेंगे, तो हम अपने इस एक अहम इदारे पे उंगलियां उठाएंगे, तो फिर मुल्क की सलामती जो है वो ज़रूर ख़तरे में पड़ेगी। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है ये भी मुल्क का दूसरा अहम सतून है। अगर पार्लियामेंट में खड़े होके आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जजेस के कंडक्ट को ज़ेर बहस लाएंगे, जजेस के किरदार कुशी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहेंगे, तो ये भी बहुत नामुनासिब है। देखिए, तमाम इदारे जो हैं उनको अपनी हदूद में रहना चाहिए। जब तक ये अपनी हदूद में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क में कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। और अदलिया कब तक तहम्मुल का मुजाहिरा करेगी? जी बिल्कुल ऐसी है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस दफ़ा अदलिया ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। जिस हद तक तकारीर हुई, जिस हद तक किरदार कुशी की गई, जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट को बुरा बुला किया गया, आज तक कोई कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो इसलिए इनको ख्याल करना चाहिए कि बजाय ये कि कॉन्टेम्प्ट की कोई कार्रवाई शुरू हो, मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हों और फिर वही रस्साकशी शुरू हो जाए। अगर ऐसी कार्रवाई शुरू होगी या कोई फैसला कि वो भी इनको बाइस्ड लगेगा, तो गैर जानिबदार नहीं लगेगा। इंसाफ तो मैम किसी को भी नहीं चाहिए होता। इंसाफ वही होता है जो उसके हक़ में हो। तो फिर अदलिया के हक़ में भी नाराबाजी होती है, फिर वो जज भी बहुत इंसाफ पसंद होता है, और जब इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो फिर वो उनकी किरदार कुशी भी की जाती है और अदालतों को भी बुरा भला कहा जाता है। देखिए, ये रविश माजरत के साथ तमाम सियासी पार्टियों में है, जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, अदलिया के फैसलों का एहतराम करें। आपके पास कानूनी रेमेडी है। आपके कोई फैसला पसंद नहीं आया, आप उसके खिलाफ अपील करें, कानूनी रेमेडी करें और तमाम अपने जज्बात का इजहार अदालत के सामने खड़े होकर अपने आर्गूमेंट्स में करें। लेकिन चौक चौराहों में और इस तरह जाके आप उनके उंगलियां उठाएं, उनकी किरदार कुशी करें, और ये बहुत नामुनासिब है। ठीक है उसामा, आपको नहीं लगता ये जो इतने केसेस बनाए गए इमरान खान समेत पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं पर, लेकिन किसी केस से कुछ निकल नहीं रहा है, किसी को कुछ सजा नहीं हुई है, तो इस बात पर जो गुस्सा है उसका इजहार किया जाता है और वो जो गमो गुस्से के लिए जो तुंदो तेज़ निश्तर बसाए जाते हैं, तनकीद के, उसका रुख कर लिया जाता है मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब? बिल्कुल ऐसे है। देखें डॉक्टर साहबा, होता ये है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं और जिस मकसद के लिए आप आए थे वो आपने पूरा कर लिया, लेकिन उसके दौरान लोगों को समझ आ गई कि तो सब ड्रामा था, महंगाई मुकाओ, बेसिकली तो ये कह कर आए थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए जितना कुछ करना था, अपने रिलीफ लेने थे, वो सब ले लिए। अब मसला ये था कि तवज्जो हटानी थी कि जी हमारी तो कारकर्दगी कुछ है नहीं, तो कोई बोले ना। अपोजिशन में तो कोई बचा ही नहीं, इदारे सारे अपने साथ मिला लिए, किसी को मरात देकर, किसी को ओहदा देकर, किसी को नवाज कर, किसी को धौंस धमकी के साथ, तो उन सब से उस तरह के काम लिए। आज जो हम देख रहे हैं कि कभी ऐसे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के दरमियान ये देखिए डिवीजन, कभी एक पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान हम देख रहे हैं, इनने सब इदारों को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करके तबाह कर दिया। अब इतने मुकदमात बना दिए कि लगता यह है कि कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जिसका काम ये नहीं है कि जी आप देखें, हत्ता के दहशतगर्दी का ऐसी लिस्टें भी लगी हैं कि अदालत में जब होता है, वकील साहब सीनियर बैठे हैं, उनको पता है कि लिस्ट लगती है कि जी आज अदालत में ये केस है। यकीन जाने ऐसे भी दिन है कि दहशतगर्दी की अदालत में सारे के सारे केसेस तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो असल दहशतगर्दों के खिलाफ क्या होना है? फिर यही खबरें आएंगी कि 8 असातिज़ा शहीद हो गए, 6 हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं है। सारी महकमे एंटी करप्शन से लेकर नैब से लेकर पुलिस, FIA, इनकम टैक्स, कस्टम, फलां फलां, सबको इसी काम पर लगा दिया कि जनाब केसेस बनाओ। क्यों? यार हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो ये जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की, इसकी वजह से आप देखिए ये जो इदारों को भी कमजोर किया, इन्होंने मुल्क को खोखला कर दिया है। बड़ा वक्त लगेगा अब दोबारा हमें एक स्टेबल इदारे देखने में जिन पर लोगों का ट्रस्ट होगा। तो इसीलिए फिर जो कहते हैं जमानतें इनको मिलती हैं थोक के हिसाब से, वो इसलिए कि केसेस इस तरह के होते हैं कि जनाब वो ममनुआ फंडिंग केस अदालत में जाता है, वो कहते हैं जी FIR में कुछ नहीं है, आपने क्या कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। फिर होता यह है कि जनाब इतने केस बनाए कि आज मैं आपको बताऊं कि अदालत में एडवोकेट जनरल साहब फरमाद जदून साहब वो कह रहे थे कि जी देखें 140 केसेस ये कह रहे हैं बनाए। अच्छा, डिनाई नहीं कर रहे 140 केसेस, कह रहे हैं साबित करें कि जाली कौन सा है। भाई कॉमन सेंस की बात है, कानून ये कहता है कि जिसने इल्जाम लगाया है उसने साबित करना है, उसने जुर्म साबित करना है। और ये कह रहे हैं जी हमने तो केस बना दिए हैं, ये साबित करें कि जाली नहीं है। भाई ये क्या मंतक है? तो लिहाजा ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह अभी आप देख रहे हैं साबित हो रहा है, किसी में जमानत मिल रही है, केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, चाहे वो ये इद्दत वाले हों। अब हाल तो ये आ गया ना, शर्मिंदगी की बात है, हमें शर्म आती है बात करते हुए, जी अब निकाह को भी ये लेकर आएंगे, जी फलां बेटी को भी लेकर आए फलां। तो किसी केस में कुछ नहीं बनना, और बाद में जब इनकी बारी आएगी तो फिर हमें भी बात करनी पड़ेगी, देखिए जी ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो ये भी चीखेंगे जी हमारे खिलाफ अब केसेस बन गए। चले एक अहम सवाल मेरे जहन में, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। कवल, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप एक ख़ातून हैं, सियासतदान भी हैं, मैं भी एक ख़ातून हूँ,
ये जो ख़वातीन की किरदार कुशी शुरू हो जाती है, आप भी इसका शिकार हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर, जो फजूल किस्म की किरदार कुशी अभी मलिका बुखारी के हवाले से भी आप देख रही थी। किसी भी पार्टी से कोई भी खातून हो, किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि उसकी किरदार कुशी शुरू कर दी जाए। देखिए, जब एक पार्टी की खातून जो है जिसको हुक्मरानी मिल गई हो या उसने अपनी पार्टी को लीड करना हो, वो बड़े आम खुलेआम वो सारे पाकिस्तान के इदारों को और इदारों में बैठे हुए लोगों को खुद अपने मुंह से कह रही है कि मेरे पास तो सबकी वीडियोस हैं, मियां साहब ने भी वो देखी थी और मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है वीडियोस की, तो मैं तो लूँगी। उसी की पार्टी के सारे लोग जो हैं वो यही काम शुरू करते, जो डीप फेक लगा के जो दुनिया की घटिया तरीन पोर्न वीडियोज़ हैं उसके ऊपर हमारी शक्लें फिट करते हैं, पहले 1 सेकंड 2 सेकंड की, और उसके बाद इन्हीं के अकाउंट से ट्वीट की जाती हैं। आप हैरान हो जाएंगी, हमने FIA में केसेस दिए हैं, वो कहते हैं जी ये हाई प्रोफाइल केस है, उसके बाद चलाते ही नहीं है। FIA इनके घर की बांदी बनी हुई है। मलिका के ऊपर भी इसी किस्म का किसी इंडियन एक्ट्रेस की घटिया तरीन वीडियोज़ थी, उनके ऊपर उनकी शक्ल डाल के, और वो गलाजत इन्होंने उगली है। आपका ख्याल है कि आप अपनी जो ओपोनेंट खवातीन है उनको आप इस तरह से तोड़ देंगे या डरा देंगे? मुझे कितना आपने तोड़ लिया और कितना डरा लिया। एक पहली दफ़ा में झिझक होती है, अब मुझे आज के प्रोटेस्ट या जब मैं निकलती हूँ या मैं ट्वीट्स करती हूँ उसके बाद मुझे धमकियाँ आती हैं कि अब 1 या 2 और वीडियोज़ हम आपकी चलाएंगे। मैं कहा 1-2 छोड़ो, तुम 100 चला लो, तुसी ले आओ अपनी बेबेदी वीडियोस, मैंने कोई परवाह नहीं। मतलब यार, एक दफ़ा ही आपने एक इतना लो गिरना होता है ना, एक दफ़ा आप विक्टिमाइज करते हो तो अगला बंदा कुछ देर के लिए होता है, तो नहीं हम टूटे आपकी इस फजूलियात से। बाकियों को तो आपने उठा के घरों से तो नंगा करके मारपीट करके अपनी जो सेटिस्फेक्शन थी वो कर ली। खवातीन को उठाया नहीं है, तो चलो इस तरह से आप उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ही पार्टी के तमाम जो उनके फेसेस हैं, जो उनके मीडिया फेसेस हैं, उनको आप दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौर भी उसामा ने ठीक कहा, ये गुजर जाएगा, लेकिन ये अपनी बहुत ही खौफनाक तारीख किस्म की जो एक तारीख है ना, वो छोड़ के जाएगा, जो लोगों को बताएगी कि इस मुल्क में ऐसा भी एक टाइम आया था। और ज़माना क्या था, 2023-22, और वो एडवांस ज़माना जब दुनिया कहाँ टेक्नोलॉजी में गया हुआ था, तो हमने यूं नोज डाइव किया था और हमें लोगों ने तालियां बजा के कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान या हमारा पाकिस्तान व्हाट्सोएवर। लेकिन ये इंतहाई घटिया किस्म का एक इनका जो अंदर का गटर है जो निकल रहा है, और कुछ नहीं। आप तलाल चौधरी की आपने कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले स्टेट के चैनल पे, जिसको सारे स्पॉन्सर करते हैं अपने टैक्स के पैसों से, उस पे आपने उनके बयानात सुने। जिस पार्टी का इस तरह का कल्चर हो, इस तरह के उनके लोग हो, इस तरह के उनके नुमाइंदे हो जो उसको लीड कर रहे हो, वहाँ से आप और किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रख सकती हैं? ठीक है मलिक साहब, आपका लास्ट कमेंट इस हवाले से, इसी हवाले से कि जो हो रहा है इस पे कानून क्या कहता है? मैं समझता हूँ कि माएँ, बेटियाँ, बहनें सबकी साझी होती है, और इस हवाले से जो किरदार कशी की जा रही है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पे इसको कंडेम किया है। हमने बाकायदा इसका नोटिस जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और ये मलाइका बुखारी और इस तरह की जो वीडियोस आई थी उनको हमने सख्ती से कंडेम किया। ठीक है जी। तो ये ऐसे वाक़यात नहीं होनी चाहिए। देखें, सियासत होती है एक हदूद के अंदर, एक लिमिट के अंदर। आप ज़रूर सियासत करें, आप मुखालफत करें, आप लड़ाई करें, आप झगड़े करें, लेकिन मैं कहता हूँ किसी मर्दों को भी किरदार कशी नहीं करनी चाहिए, तो औरतों का क्या कहना। औरतें तो माएँ, बहनें, बेटियाँ सब की साझी होती हैं। मैं फिजा एक चीज़ कहूँगी, साइबर क्राइम विंग जो है वो आधी रात को बच्चों को घरों से उठा रहे हैं एक ट्वीट करने पे, और हम जब उनके पास केस लेके जाते हैं और उनको क्लियर पता है कि कौन सा ट्विटर अकाउंट जो है वो ये पोस्ट कर रहा है जिसमें मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब के साथ खड़े हुए लोग नज़र आ रहे हैं, तो वो हमें कहते हैं जी अभी तक फेस मैच नहीं हो रहा। तो इस पे भी मेरा ख्याल है कि अब हमें पटिशन डालनी पड़ेगी कि FIA को अगर आपने पाकिस्तानियों के लिए बनाया है, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तब तो ठीक है, या तो फिर ये शरीफों की कोई बांदी बना ले और उनसे फिर फंडिंग ले। ठीक है जी, चलिए वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और जाने से पहले मैं बात करूंगी बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम की, जिनको अगवा किया हुआ आपको पता है 24 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन हुकूमती इदारे, पुलिस आकाश राम का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम है। आकाश राम की जो वालिदा हैं वो और उनके अहल खाना जो हैं गम से निढाल हैं, अपील कर रहे हैं कि उनके बेकसूर बेटे को फौरी तौर पर जालिम के जुल्म से बाजियाब करवाया जाए। आकाश राम के अगवा के हवाले से
भारत समेत आलमी मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है और मुल्क की जो अक़लियती बिरादरी है उसमें यकीनी तौर पर तशवीश पाई जा रही है। मगर हुकूमती इदारों और पुलिस की नाअहली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 24 दिन गुजर गए, इसके बावजूद आकाश राम का सुराग नहीं सका। और इन 24 रोज़ की जो अहमियत है उसका अगर पूछना है तो उस मुतासिरा ख़ानदान से पूछें जिनका बेकसूर बेटा जालिम के जुल्म का शिकार है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।